गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक काम कीजिए, फेयर नोटबुक्स ओपन कर लीजिए। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 के नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, एक थोड़ा 100% अटेंशन देंगे आज, नॉन स्टॉप चलेंगे हम, क्योंकि ये फजूला काम है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नोट्स बनाना दुनिया का सबसे बेकार काम है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे हैं वैसे पढ़ने चाहिए, और मैं बनवा रहा हूँ, देखो मेन बात है ना। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और इसे हम थोड़ा जल्दी निपटाएंगे। ये सिर्फ आपकी आउटलाइंस होंगी जो कि आपके रिवीजन के काम आएंगी। मेन जो आपके टेक्स्ट हैं वही काम आएंगे आपके, ठीक है जी। चलिए, तो थोड़ा राइटिंग को भी फास्ट रखेंगे, कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा, मेरे साथ साथ लिखेंगे, थोड़ा पूरा अलर्ट मोड के ऊपर, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करें। एक नोट लिखेंगे, बिफोर रीडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 we should come to know some basic terminology। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रीडने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स समझनी चाहिए, ठीक है जी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग is the process of documenting and communicating financial activities। ज़रा ध्यान देना, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एंड परफॉर्मेंस मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स, टिपिकली on a quarterly or yearly basis, or yearly basis। Companies use financial reports to data and report on current financial status। ये भी बात समझने वाली है। टू ऑर्गेनाइज डाटा, अब टू ऑर्गेनाइज डाटा मतलब डाटा, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मजे की बात यह है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाटा है, रिपोर्ट्स नहीं है, है ना। फाइनेंशियल डाटा को ऑर्गेनाइज करके कम्युनिकेट करना, डिलीवर करना यूजर्स तक, इंटरनल और एक्सटर्नल, ओनर्स हो गए,
लेंडर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, उन तक डिलीवर करना, ये रिपोर्टिंग है। समझ गए आप? भाई कहीं पर कोई घटना घट गई, कोई दुर्घटना हो गई, कोई इवेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, होने के बाद उसकी रिपोर्टिंग होती है। वो हो रहा है जब नहीं, अब देखिए होगा एक्सीडेंट, ऐसा नहीं है। समझ गए? ये हो गया, फिर वो पहुंचते हैं कि देखिए तेंदुआ इस खिड़की के पास बैठा था, ऐसे फेस करके बैठा था, यूं स्माइल कर रहा था, डर रहा था, बच्चा था। ठीक है, इस तरह से कोई घटना तेंदुआ था जब नहीं गया। ठीक है, जो तेंदुआ था, वो जो हैपनिंग हो रही थी, वो डाटा है, वो रॉ मटेरियल है, और उसके बाद वो चला गया, उसकी रिपोर्टिंग करने आ गए शेर के बच्चे, तो वो क्या है? वो रिपोर्टिंग है। ठीक है, तो कुछ भी घटना, कुछ भी इवेंट, कुछ भी ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करके उसको बेटर वे में कम्युनिकेट करना, जिससे उन यूजर्स को मिसलीडिंग ना हो और उनके काम आ सके, इन्वेस्टर्स हो, क्रेडिटर्स हो, लेंडर्स हो, कोई भी हो, तो ये सब क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग। और फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई बात रिपोर्ट की जाती है तो उसे बोलेंगे हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो आप ये मत मानकर चलना कि P&L, बैलेंस शीट और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बनाना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। ये एक छोटा सा हिस्सा है उसका। बजट पेश करना भी रिपोर्टिंग है। फंड्स फ्लो, एक आप तो पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक और होता है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स का फ्लो, फंड्स का आना और जाना। कैश में तो कैश हो गया ना, फंड्स के अंदर इंक्लूडिंग कैश और सारे फंड्स भी हो गए, वो आप कभी आगे पढ़ेंगे जब देखेंगे उस चीज़ को। तो ये सब एक तरह का बजट हो गया, जिसके अंदर कैश नॉन कैश दोनों इनफ्लो आउटफ्लो इंक्लूड होता है। पहले 12th में भी होता था, और बीकॉम में तो मुझे पता नहीं अब है या नहीं है, और सीए के अंदर अब नहीं है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी परफॉर्मेंस है, उसको डिलीवर करना, कम्युनिकेट करना, ऑर्गेनाइज करके, डाटा को ऑर्गेनाइज करके, ये हमारी क्या होती है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब ये रिपोर्टिंग एनुअली हो तो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गई, और बीच बीच में हो तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गई। फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा शुरू होता है। ठीक है जी, चलिए देखें। इट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट्स, बजट्स, एक्सेट्रा। कुछ नोट्स, remember that financial statements are just a part of financial reporting. They are not it's themselves financial reporting, right? ये अपने आप में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक छोटा सा हिस्सा है, पार्ट है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड organizations financial status to its internal and external users like shareholders, investors, lenders and regulatory agencies, for example SEBI हैं, etc. ठीक है, आप लोग रब मत करना।
फॉर एग्जांपल SEBI etc. to take better decisions. Annual financial reporting. Report that shows a company's operations and performance in the preceding 12 months. पिछले 12 महीने, ध्यान दें, लास्ट 12 मंथ्स। लास्ट 12 मंथ्स का जो डिटेल रिपोर्ट आती है ऑपरेशन की और फाइनेंस की, उसे हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ध्यान रखना, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक शुरू नहीं हुआ है नोट्स के हिसाब से, ठीक है ना। अभी हम बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इंफॉर्मेशन, अब ये ध्यान रखना, ये इंफॉर्मेशन है, समझ रहे हो बात को। देर इज डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट है इंफॉर्मेशंस। तो डिलीवर इंफॉर्मेशन की जाती है, डाटा नहीं ट्रांसफर किया जाता कि ले तेंदुआ पकड़, ठीक है ना, कि ये रहा तेंदुआ, ये ले तू ले ले गोदी में, ऐसा नहीं होगा। तेंदुए की इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि वो ऐसे घुसा, फिर उसने एक ऐसे ऐसे चलाया खिड़की को, फिर जोर से क्या खाओ, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, ठीक है। डाटा था तेंदुआ और उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग, ठीक है जी। दिस इंफॉर्मेशन इज इन interest of shareholders and potential yes definitions under accounting standard 25 इशू डेट क्या रही है इसकी 2002। वैसे तो ये उसमें मिल जाएगा आपको ओरिजिनल मटेरियल में। interim period, it is a financial a full financial year, पूरे साल से जो भी छोटा पीरियड है वो क्या कहलाएगा, इंटरिम पीरियड। फॉर एग्जांपल ये है 1 अप्रैल X2 और ये है 31 मार्च X3। तो ये है फुल फाइनेंशियल ईयर, लेकिन इसके 1, 2, 3 ये हैं क्वार्टर्स,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये है ईच क्वार्टर इज एन इंटरिम पीरियड। हाँ जी, इसमें एक नोट लिखें। फर्स्ट ईयर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन shorter than full financial year is not an interim period। ये कुछ खुरापातियों के लिए, ये वाली लाइन कुछ खुरापातियों के लिए। कोई बच्चा कहे मामू, हाँ, कोई बच्चा टीचर से पूछे अरे मामू, अपन ने क्या 1 जून को बिजनेस स्टार्ट किया और अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए 31 मार्च को। तो ये हो गए, कितने हो गए बताओ? अप्रैल मई 10 मंथ्स, 10 मंथ्स। शॉर्टर देन फुल पीरियड, ये इंटरिम पीरियड होगा क्या? नहीं, ठीक है ना, नॉट एन इंटरिम पीरियड। ठीक है, कोई नया बिजनेस है वो स्टार्ट किया है तो वो ये बने, कहीं ये कह दो कि ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट है, ये नहीं है। ठीक है जी। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है सीए फाइनल के अंदर, तो कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो ये नोट मैंने लिखवा दिया आपको कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो उसका जो लेस देन फुल ईयर है वो इंटरिम पीरियड नहीं कहलाएगा। अब आप लिखें इंटरिम पीरियड, अब आप लिखें इंटरिम financial report means a financial report a complete set of financial statements like एनुअल अकाउंट्स। हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के दो तरह के फॉर्मेट हो सकते हैं, एक तो कंप्लीट और एक कंडेंस्ड। तो कंप्लीट में तो कंप्लीट सेट बनता है, जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए ना, एक एक आइटम शो की है, तो वैसे सारा का सारा आएगा। ठीक है, लाइक एनुअल अकाउंट्स की तरह ही। और एक होता है कंडेंस्ड, जिसके अंदर आप मेन मेन हेडिंग्स और एक्सप्लेनेटरी सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स दिखाएंगे, इसमें तो कंप्लीट आएगा। और कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंडेंस्ड दैट इज विद हेडिंग्स
and subheadings which are taken annual accounts for an interim period. लिखा सबने? हम ये कह सकते हैं कि ये था हमारा पार्ट 1। कि इसमें हमें ये समझना था कि इससे भी पहले क्या समझना है। ठीक है जी। और इसमें हमें AS25 के अंदर कुछ डेफिनेशन समझनी थी। और रोल ऑफ AS25 इन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कुछ बताया था आपको कि कंपनीज को क्वार्टरली इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह तैयार करनी पड़ती है, इस तरह से कुछ। तो वो आपको आपके रफ वर्क में करवा दिया था मैंने। यहाँ पर उस तरह की कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, इंड AS34, ठीक है। यहाँ मैं आपको AS25 का रोल लिख रहा हूँ कि AS25 बताता क्या है। AS25 ये तो नहीं कहता कि तेरे को बनाने हैं भाई, तेरे को नहीं बनाने, ऐसा कुछ नहीं करता। ये कहता है भाई अगर तुम्हें बनाना है या तो तुम अपनी इच्छा से बना रहे हो या किसी ने कहा हमारे को बना के दो। कि किसी बैंक से लोन लेना, आपने मिड ऑफ द ईयर आपने लोन अप्लाई कर दिया, तो बैंक वाला कहता है भाई साहब हमारे को इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना कर दो 30 जून तक की। तो उस टाइम आपको बनानी पड़ सकती है। अब कहा किसने? बैंक ने। आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने तो नहीं कहा। तो अब आपको ये कैसे बनाए, ये कैसे बनाए, हम तो बनाते ही नहीं, हम तो बनाते ही नहीं। तो फिर क्या है कि कोई शाना आदमी जाकर कह देगा भाई AS25 में देख लो, सारा सामान पड़ा है, वहाँ से देख देख के बना लो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेचारा 25 हमारा ये किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डालता, बिल्कुल शरीफ सा इंसान है, गाइडेंस दे के चला जाएगा चुपचाप। अब तुम्हें खुद अपनी इच्छा से बनाना या किसी के फोर्स से बनाना पड़ रहा है तो वो तुम यहाँ से पॉइंट्स उठा सकते हो। ठीक है। तो मैं उन चीज़ों को अवॉइड कर रहा हूँ फिर अब कि वो क्या क्या था, लिस्टेड थी, अनलिस्टेड थी, सेबी थी, ये थी, वो थी। ठीक है ना। इन सबको हटा रहा हूँ मैं एक बार यहाँ से। आप सिंपल ये देखो कि हमारा AS25 क्या कहते हैं, ताकि इसके बारे में कोई बात आए तो उलझो मत आप कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेचारा शरीफ सा है, ये किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता कि तुम बनाओ। हाँ, कोई फंसा हुआ है ना, वो कहता है यार ये क्या झंझट आ गया बीच में इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो ये उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, लिखो। हाँ जी। दिस इज डज नॉट मैंडेट, याद आया कुछ? which entities should be required to present interim फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ये ध्यान रखना, यहां पर नोट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना। हाउ फ्रीक्वेंटली
or how soon after the end of an interim period। ये कुछ नहीं कहता बेचारा, किसको बनाना है, कब बनाना है, कितना जल्दी बनाना है, कितना लेट बनाना है, हर इंटरिम पीरियड के एंड में बनाना है, कुछ भी नहीं कहता है। इज रिक्वायर्ड, अब यहाँ दो बातें हैं, एक तो ये है इफ और एक है रिक्वायर्ड। अगर किसी एंटिटी को ज़रूरत है और इलेक्ट्स, याद है, या वो खुद अपनी इच्छा से इसका सिलेक्शन करती है, टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट एन इंटरिम it should comply with this standard। एक नोट लिखें, if an entity is governed by a statute हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें सेबी की गाइडलाइंस लागू हो रही थी, ठीक है ना, एंड प्रेजेंट interim financial report at an interim date in such case need not to comply with this AS। अगर सेबी गाइडलाइंस रेगुलेट हो रही है तो फिर आपको ये एस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप उसके कंटेंट ले सकते हैं, जो रिकॉग्नाइजेशन और मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन, measurement principles, can be applied in respect of such information अनलेस अदरवाइज। भाई सेबी ने खुद ही अपनी गाइडलाइन दे रखी हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है, वो कहे भी ये काम करो और ये बताए ना कि कैसे करो, तो इस एस को फॉलो कर लो आप, ठीक है, इसकी गाइडलाइंस को फॉलो कर लो। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द स्टैट्यूट, और बाय द रेगुलेटर, ठीक है। कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ना शायद इस तरह का, क्लोज वगैरह का कुछ ऐसा है ना। हाँ आप यहाँ लिख लो ब्रैकेट में, चाहे रेफर क्वेश्चन।
हाँ जी, अब मुझे एक टेबल बनानी है और टेबल पर मैं बता देता हूँ फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। दो तरह की थी, कंप्लीट और कंडेंस्ड। तो कंप्लीट में मैंने लिखना है बैलेंस शीट, पी एंड एल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स। और कंडेंस्ड में ये सारे लिखने हैं, उसके आगे कंडेंस्ड वर्ड यूज करना है और साथ में एक्सप्लेनेटरी नोट और साथ में कुछ नोट्स, ये काम करना है। सिंगल पेज तो चाहिए चाहिए वन साइड का, और डबल साइड का मिल जाए तो और भी बढ़िया हो जाएगा, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, क्योंकि वो जो नोट्स लिखूंगा ना मैं, वो थोड़े से लंबे खींच सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं, लेकिन फिर भी देख लो, आपको जैसी ब्यूटी चाहिए इसके अंदर वैसे काम कर लो। हर एक का अपना तरीका होता है किसी चीज़ को वेटेज देने का। नंबर क्या लिखूं ये बता दो मेरे को तो। फोर्थ, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप देखो ना, वैसे तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही बात हो गई है ना। समझ रहे हो बात को? तो कहीं मैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लिखूं या इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखूं, बात एक ही है। ये तो कह रहा है जी मेरे को ये बना के दे दो बस आप, ठीक है। लेकिन अगर इसको हटाकर बात करें तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें और शामिल हो जाती है। ठीक है, तो मैंने लिखा फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप लिखें सेंटर से, देर आर टू ऑप्शंस टू प्रिपेयर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं। पहले का नाम है ऑप्शन 1 और दूसरे का आपको आता है, वेरी गुड, दोनों ही आते हैं। एक है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक है कंडेंस्ड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंडेंस्ड मतलब बिल्कुल समराइज्ड, डिटेल में नहीं है। कंप्लीट का मतलब हो गया डिटेल और कंडेंस्ड मतलब बिल्कुल कॉम्पैक्ट। यहाँ क्या क्या है? बैलेंस शीट, पी एंड एल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स only if any entity preparing cash flow statement in annual accounts to। देखो जरा मेरी बात समझ आई क्या? भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कुछ एंटिटीज के लिए क्या है, ऑप्शनल है। तो अगर एनुअल अकाउंट्स में वो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर रही है तो इंटरिम पीरियड में तैयार करना है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स और एक नोट, all above 1 to 4 are just like annual accounts। ठीक है, देखो भाई ये वाली बात तो हो गई है यहाँ ख़त्म, तो इसको तो मैं बंद करता हूँ। अगर कंप्लीट सेट्स हैं तो बैलेंस शीट बनानी है कंप्लीट, पी एंड एल स्टेटमेंट बनाना है कंप्लीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है अगर कोई एंटिटी अपनी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी बनाती है तो,
और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं, और ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंप्लीट फॉर्मेट है। फॉर्म पूरा होगा, कंटेंट भी पूरे होंगे। ठीक है, लिखा आपने? चलिए, ये तीनों आएंगे, ये तीनों आएंगे 1 2 3 इन कंडेंस्ड फॉर्म। ये तो आएंगे ही आएंगे। और ये जो बंदा है ना, ये 4 ओनली सेलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशंस हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशंस हैं, वो दिखाई जाएगी। रिपीट ना हो कोई भी चीज़। इसमें तो रिपीट होने के चांसेस है ना, तो इसमें कुछ भी रिपीट नहीं होगा। तो सेलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स आएंगे। ज़रा देखो, इसमें सारा नोट्स टू अकाउंट्स था और इसमें क्या है, सेलेक्टेड है बिल्कुल। अब हम लिख रहे हैं जी कुछ नोट्स यहां। ए, ऑप्शन 2 इज प्रेफरेबल फॉर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, ऑप्शन 2 प्रेफर किया जाता है। कारण ध्यान होगा आपको कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक साथ ना दें, रिपीट भी ना हो। ठीक है, एकदम से पूरा धमाका भी ना हो किसी के कान में, तो आराम से बस जिन तक इंफॉर्मेशन जानी है वो कंडेंस्ड फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन हम ऑप्ट करते हैं। बी पार्ट, मतलब यूं कर रहा हूं मैं, आप लोग देख लो, आपने डबल पे लिया तो एक के नीचे ही आ जाएगा, अदरवाइज अगर सिंगल पेज पे आपने लिया है तो यूं करके लाइन आ जाएगी। अब इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया था। इट इज फोकस्ड especially on new activities, events and circumstances to avoid duplication of informations। ठीक है, जो भी नया होगा ना वो बताया जाएगा, ताकि बार बार वो इंफॉर्मेशन उनके ऊपर टाइम ना लगे और ये रिपोर्ट जो है वो टाइम से तैयार हो जाए। अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड इंक्लूड्स, ये जो है ना ऊपर हमने लिखा है ये ABC वगैरह, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इनमें क्या क्या आना चाहिए। यस, ईच हेडिंग्स। फॉर एग्जांपल हम बैलेंस शीट में लिखते हैं PPE, राइट, हेडिंग लिखते हैं। ईच सब हेडिंग्स, फॉर एग्जाम्पल PPE के नीचे हम लिखते हैं टेंजिबल एसेट्स, है ना, एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर PPE। लो जी, PPE लिखकर उसके नीचे इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स की सब हेडिंग्स हम लिखते हैं। फॉर detailed discussion on selected explanatory notes refer text of AS। हाँ, बेयर टेक्स्ट ऑफ AS। SM तो मैं नहीं बोलूँगा, SM ने तो ऐसा कर रखा है बीच बीच में से लाइनें काट के कि बंदा सिर पटक के रह जाए, समझ ना आए उसके कुछ भी कि लिख क्या रखा है। कई जगह, बहुत जगह घपला किया हुआ है। लो जी, इतना ही है इसमें। ठीक है, जिसने जैसे भी लिखा, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो माफ़ी, कि देखना इतना पेज छुड़वा दिया, दहेज में ले जाती मैं।
हमारा एक दोस्त था 10th क्लास में, मैथ में ज़बरदस्त था, और उससे जब हम प्रॉब्लम हम समझते थे भाई मैथ में हम भी ज़बरदस्त थे शुरू से ही, तो हम जब उससे कुछ समझने जाते थे तो कॉपी पेन अगले की लेता था समझाने के लिए, मतलब खुद की खोल रखी है ना, तो यूँ नहीं कि उसमें ही समझा दे, कॉपी पेन दे। और मजे की बात तो तब होती जब वो समझाने के बाद उसकी फीस भी ले लेता कि एक क्वेश्चन में मेरा भी इस कॉपी में करके देखूंगा। ठीक है, तो फिर मैं समझ सकता हूं कि किस किस हद तक जा सकते हो आप लोग। एक काम कर लो, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने के लिए ना, अगर दोनों साइड्स हों पेज की तो बेटर है, या फिर ऐसा कर लो, एक और भी आइडिया है, अगर स्पाइरल बाइंडिंग है तो उसको ऐसे हॉरिजेंटल कर सकते हो आप, क्योंकि मैं ना वो डायग्राम बनाऊंगा। मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, वो जो पी एंड एल क्यूमुलेटिव बनता है, करंट क्वार्टर का बनता है, बैलेंस शीट यूं बनती है, और वो वैसे बनता है, वो वैसे बनता है, तो मैं लाइन लगाकर उसमें फॉर्मेट बनाऊंगा छोटे छोटे। तो उसके लिए थोड़ा सा अगर जितना खुला खुला होगा एरिया तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम ये तो ज़रूर कर लें कि कॉपी को टेढ़ी कर लें, और अगर दोनों साइड के पेज आमने सामने हैं तो मज़ा ही आ जाए। लो, मुझे हेडिंग का नंबर बताओ कितना है। 5 लिखें आप, श्योर नहीं। पीरियड्स फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल reports are required to be prepared। आप लिखें ए शेल एम्बिट बैलेंस शीट। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कौन कौन से पीरियड्स के लिए प्रेजेंट की जानी चाहिए। पहले हम बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। ये होनी चाहिए कंपेरेटिवली फॉर एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड और एंड ऑफ immediately preceding financial year। फॉर एग्जाम्पल, कंपेरेटिव फॉर्म में बनानी है करंट इंटरिम पीरियड के एंड की और लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड की, क्वार्टर की नहीं। देखो, ये है प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर। ये है 1 अप्रैल X2 और ये है 31 मार्च X3। ये है 1 अप्रैल X3 और ये है 31 मार्च X4 और ये है 3 मंथ्स और ये आ गया 30 जून। एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड, एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड, समझ लेना भाई इसको। और पता है क्या है, ये है एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, सबको पता है। अगर आपको यहां बैलेंस शीट बनानी है, अगर आपको यहां बैलेंस शीट बनानी है तो इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। एक तो मुझे लेना है यहां से,
30th जून X3, और इसके कंपैरिजन में मुझे लेना है ये 31 मार्च X3। मतलब जिस तरह से प्रेजेंटेशन है उसमें कंफ्यूजन यूं हो जाती है कि क्वार्टर के लेने हैं, आपको प्रीवियस ईयर की लास्ट बैलेंस शीट लेनी है और करंट क्वार्टर के एंड की बैलेंस शीट लेनी है। अच्छा, बैलेंस शीट होती भी क्यूमुलेटिव है भाई। बिल्डिंग अगर मान लो 10 लाख की और 5 लाख की और परचेज कर ली तो 15 लाख आएंगे 6 महीने बाद, ठीक है। तो इसलिए क्यूमुलेटिव वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। यस, डन। इसी तरह से फॉर्मेट आगे चलाना है आपने। बी ले रहा हूं मैं, पी एंड एल स्टेटमेंट। पी एंड एल स्टेटमेंट comparatively for end of current quarter plus year to date and end of corresponding quarter plus year to date। मैं डायग्राम बनाता हूं और देखना ये जस्टिफाई हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर। 1 अप्रैल X2, 31 मार्च X3, 1 अप्रैल X3, 31 मार्च X4, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2। अब मुझे ये बताओ क्वार्टर 2 एंड कब होगा? 30th सितंबर को, और यहाँ पर भी होगा 30th सितंबर को, ठीक है जी। यहाँ पर है 3 मंथ्स और प्लस 3 मंथ्स इज इक्वल टू 6 मंथ्स, और यहाँ पर भी है 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स इज इक्वल टू 6 मंथ्स। और मुझे इस डेट को स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये 30th 9 X3 आएगा ना। इसके करो 2 पार्ट्स, एक में लिखो क्यूमुलेटिव और एक में लिखो करंट इंटरिम पीरियड, और फिर इसके करो 2 पार्ट्स। क्यूमुलेटिव ईयर टू डेट है ना, ईयर टू डेट, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। यहाँ इंफॉर्मेशन चाहिए इन 3 मंथ्स की, और यहाँ इंफॉर्मेशन चाहिए इन 3 मंथ्स की। यहाँ इंफॉर्मेशन चाहिए इन 6 मंथ्स की, और यहाँ इंफॉर्मेशन चाहिए इन 6 मंथ्स की। क्यूमुलेटिव
ईयर टू डेट समझ गए आप? अगर थर्ड क्वार्टर में बनाते तो 6 महीने की बजाय 9 महीने आ जाते। ठीक है ना? देखो ऊपर की स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गई, एक बार पढ़ लो, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत हो आपके हिसाब से। सी पार्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपेरेटिवली, और ध्यान रखें इसके अंदर हमें लिखना है क्यूमुलेटिव ओनली, है ना? दैट इज ईयर टू डेट। और कंपैरेटिवली करना आपने ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग पीरियड, करंट एंड प्रीवियस। समझ रहे हो? कैश फ्लो स्टेटमेंट सीधा साधा सा था, कहता भाई मेरे को पंगे नहीं चाहिए, बस क्यूमुलेटिव करते रहो और कंपैरिजन दे दो सेम पीरियड का। 1 to 3 मंथ्स इस बार के, 1 to 3 पिछले बार के, 1 to 6 मंथ्स, 1 to 6 मंथ्स, 1 to 9 मंथ्स, 1 to 9 मंथ्स। एक नोट और है, स्पेशल नोट for entities engaged in highly seasonal and occasional business। हायर सीजन में जो काम चल रहा है या ओकेजनल बिजनेस में जो काम चल रहा है, उनके लिए एक स्पेशल नोट है भाई। ए, बैलेंस शीट नो चेंज, बैलेंस शीट वैसे बनेगी जैसे बनाते आए हैं। पी एंड एल स्टेटमेंट में काम करना है, फॉर एग्जाम्पल याद आया क्या? कुछ क्या एडिशनल क्या था? शाबाश। करंट इंटरिम पीरियड का एंडिंग 12 मंथ्स और प्रीवियस इंटरिम पीरियड का एंडिंग 12 मंथ्स। ठीक है, मैं इसके अंदर 3 साल लेकर चल रहा हूं, 1, 2 और 3। ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, और ये है आपका करंट ईयर। 1 अप्रैल X1, 31 मार्च X2, 1 अप्रैल X2, 31 मार्च X3, 1 अप्रैल
x3, 31st March x4. थर्टियथ 9 को सेकेंड क्वार्टर एंड हो गया, तो यहां पर भी 30th 9 को सेकेंड क्वार्टर एंड हुआ होगा, और यहां पर भी 30th 9 को सेकेंड क्वार्टर एंड हुआ होगा, राइट। तो एक साल तो रहा ये, और एक साल रहा ये, तो अगर हम P&L स्टेटमेंट बनाते हैं यहां स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं, तो देखो कैसा रहेगा। तीन कॉलम्स बन जाएंगे इसके, ये दोनों कॉलम सेम एज बिफोर, और ये 12 months एंडेड ऑन करंट में कब हो रहे हैं 12 months एंडेड? थर्टियथ 9 x3, और प्रीवियस में कब हो रहे हैं 30th 9 x2। क्लियर? ये थोड़ा सा आप इसको पिंकी पिंकी ले लोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, स्पेशल है ना ये। और ये हो गया, ये 12 महीनों का एडिशनल और जुड़ जाएगा। सेम एज बिफोर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्लस एडिशनल सेम एज P&L डिस्कस्ड इन बी अबव। कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले वाला तो आएगा ही आएगा, प्लस में ये जो 12 महीने वाला मामला है ये और आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो ये इसकी ज़रूरत है क्या इतना शो करने की? इसको देख लिया आपने ठीक से? थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा। हाँ जी, डन, ठीक है। चलिए इसी के अंदर एक पॉइंट है ट्रांजिशनल प्रोविज़न।
ट्रांजिशनल प्रोविजन, ये लिख लिया ना आप लोगों ने। इसके लिए कुछ नहीं, बस हम एक नोट लिखेंगे। इफ द एंटिटी इज प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग the interim financial report for the first time क्योंकि ये तो क्लियर हो ही गया कि ये बंदिश तो लगाता नहीं कि तुम्हें ये बनाने ही बनाने पड़ेंगे। तो कोई एंटिटी के ऊपर या तो ऊपर से कोई फोर्स आया कि भाई हमारे को इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के दो, और या फिर उसकी अपनी इच्छा हुई, इलेक्ट किया उसने, ठीक है ना, तो बनाना पड़ा। तो फर्स्ट टाइम ये लोग बना रहे हैं, पहले कभी नहीं बनाया, तो ये जो कंपैरेटिव वाला पार्ट है वो स्किप हो जाएगा उनसे, वो नहीं करना पड़ेगा। बस यही है ट्रांजिशनल प्रोविजन, ठीक है, लिख लो। फर्स्ट टाइम इट नीड नॉट टू प्रेजेंट कंपैरेटिव P&L स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ध्यान रखें कि हेयर फर्स्ट टाइम डज नॉट मीन न्यू बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, ये खुरापातियों के लिए। वो कहें जी इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट टाइम जब नया बिजनेस स्टार्ट किया उसी के लिए बात हो रही है। नहीं, ये बात थी कि आप AS25 के लिए कंपलसरी नहीं कर सकते किसी को, तो अगर कोई बना रहा है फर्स्ट टाइम तो फिर आप कंपैरिजन के लिए आप कंपलसरी नहीं कर सकते, ठीक है ना। न्यू बिजनेस इट मीन्स एंटिटी इज अप्लाइंग AS25 फर्स्ट टाइम। एडिशनल पॉइंट्स, आवाज नहीं भाई। एज वी नो यूनिफॉर्म, आवाज नहीं, should follow in financial statements. So, interim financial reports also should follow the same rule. ठीक है, जब हम वहाँ पर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं तो यहाँ पर भी हमें यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। मैंने ये बता भी दिया था कि इन शॉर्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूल्स हैं वही इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रूल है। इफ देयर इज एनी चेंज इन एनी accounting policy
entity should prepare restated interim financial reports of previous interim periods of current year using retrospective effect proportionately. याद आया कुछ? ठीक है ना? रीस्टेटेड इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखनी है, प्रीवियस ईयर की रीस्टेट नहीं करनी है ना? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो तो रेट्रोस्पेक्टिव दिखाना है और चेंज इन एस्टिमेट हो तो प्रोस्पेक्टिव दिखाना है। तो फाइनल स्टेटमेंट में एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। तो आपने फर्स्ट क्वार्टर में कुछ और ले लिया, सेकंड में कुछ और ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फाइनल तो इनको देखकर बनेंगे ना, तो इसलिए हमें प्रीवियस को भी लेकर चलना है। देखो कुछ याद आया हो तो ठीक है, शायद इसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हों। हेलो, कुछ याद आया क्या? फर्स्ट क्वार्टर में फीफो लगा दिया और सेकंड क्वार्टर में वेटेड लगा दिया, तो फर्स्ट में भी फीफो लगा के उसको रीस्टेट करना है ताकि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने उसमें सब के अंदर वेटेड एवरेज आ जाए। याद आ गया आपको? ठीक है जी। और हाँ, क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है वो आपका प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे ही होता है। तो मान लीजिए सेकंड क्वार्टर में आपका डेप्रीशिएशन लगाने का मेथड चेंज हो गया तो आगे से लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप 31 मार्च को भी जब बनाओगे, ईयर के एंड में भी बनाओगे, वो भी तो प्रोस्पेक्टिव बेसिस ही लगेगा। तो इसलिए एस्टिमेट को हमें प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे लगाना है और पॉलिसी को हमें रेट्रोस्पेक्टिव पे लगाना है। ठीक है, इसमें भी मेरे को कोई पता नहीं हल्का सा याद आ रहा है कि कोई गड़बड़ ना हुई हो समझने समझाने के अंदर। ध्यान नहीं आ रहा, वैसे तुम्हें ध्यान आ रहा है कुछ? ठीक था सारा? चलो ठीक है, फिर रिवीजन करो तब बता देना फिर कुछ ऐसा। हाँ जी। नहीं नहीं, वो एस्टिमेट वाला मैं पॉइंट अलग नहीं बनाना चाहता, इसी में ही करना चाह रहा हूँ। बट इफ देर इज एनी चेंज इन accounting estimates, such change should reflect on prospective basis. No need to restate IFRs. Following items should be taken in same interim period in which they occurred. Means should not be deferred. याद आया कुछ? yes, a point. Expense and revenue in seasonal और occasional business. ठीक है जी। सीजनल बिजनेस में कोई भी खर्चा इनकम होती है तो वहीं लेना है हमें, प्रोपोर्शनेट बांटना नहीं है ना, डेफर करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, फॉर एग्जांपल abnormal लॉस एज पर AS5 C पार्ट। deferred revenue expenditure
इसका भी क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट प्रॉपर्टी टैक्स बांटा था मैंने, बट इफ देर इज एनी एक्सपेंसेस which will be accrue throughout the year. For example, property tax should apportion among all interim periods in all interim financial reports of the year। याद आया कुछ? टैक्स पूरे साल का भरते हैं हम एक साथ, तो करंट वाले में करंट का ही लेना है फिर, ठीक है ना। मान लो थर्ड क्वार्टर में कोई प्रॉपर्टी टैक्स भर दिया 12,000, तो आपको यहाँ 3,000 ही लेना है फिर करंट क्वार्टर के अंदर, बाकियों का बाकी क्वार्टर में। guidance note on income tax expense by ICI। measurement of income tax expense for IFR recognized on the basis of best estimation using weighted average। याद आया? annual income tax rate। following steps are taken। इनकम टैक्स के लिए स्पेशल था कुछ। स्टेप 1, कैलकुलेट एस्टिमेटेड टोटल एनुअल इनकम। स्टेप 2, calculate total estimated tax on above। जो इनकम निकाली है उस पर टैक्स निकालो और उसका टोटल कर लो। वो था ना स्लैब वाइज था कि फर्स्ट 5 लाख पे इतना लगेगा, फिर इतना लगेगा, फिर इतना लगेगा, वो निकाल लो। स्टेप 3, कैलकुलेट weighted
एवरेज एनुअल टैक्स रेट। स्टेप 2 की अमाउंट, स्टेप 1 की अमाउंट इन 200। स्टेप 4, कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस फॉर द करंट पीरियड। इसमें भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड आप अच्छे से तैयार कर लेना और कोशिश करना कि स्टैंडर्ड की लैंग्वेज अच्छे से तैयार हो, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस के अंदर प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरी पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है ना। 2-4 स्टैंडर्ड्स और भी ऐसे हैं जिनके ऊपर है ना प्रैक्टिकल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, लेकिन डाले नहीं जा रहे, वो पता नहीं किस वजह से। हालांकि देखो आप लोग तो प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा कर लेते हो, लेकिन पता नहीं क्यों वो क्या समझ रहे हैं, जो भी है, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा देना चाहते होंगे इस वजह से, ताकि आगे फाइनल के अंदर अच्छे से हो जाए सारा कुछ। तो आप लोग थ्योरेटिकल अच्छे से पढ़ना, और इसके नोट्स लिखवाए दिए मैंने, ये तैयार कर लेना, ठीक है। चलें, बाय बाय।